नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी और चौथा विकल्प है जेवी कृपलानी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, जेवी कृपलानी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेवी कृपलानी थे। भारत का विभाजन अगर देखा जाए तो कब हुआ? 14 अगस्त को पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो 15 अगस्त या 14 अगस्त 1947 के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेवी कृपलानी थे। कौन था? जेवी कृपलानी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया। जेवी कृपलानी का पूरा नाम था जीवत राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम था। और 23 नवंबर 1946 से लेकर 23 नवंबर 1946 से लेकर नवंबर 1947 तक जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाला और 1947 में नवंबर 1947 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक ना। हमारा पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू हम लोगों को मालूम है कि उन्होंने 2 महत्वपूर्ण अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग रावी नदी के किनारे। ठीक है, 1929 के कहाँ पे हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। और दूसरा था 1936 का फैजपुर अधिवेशन। 1936 का फैजपुर अधिवेशन। 2 अधिवेशनों, महत्वपूर्ण अधिवेशनों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विकल्प बी है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और 1940 से लेकर 1946 तक जो है इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। लगातार 6 वर्षों तक इन्होंने कांग्रेस पद अध्यक्ष को सुशोभित किया। महात्मा गांधी के विषय में आप लोगों को मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ का? बेलगांव 1924 में हुए बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक के बेल्लारी में। ठीक ना। हमारा दूसरा प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो पहला विकल्प है मैसूर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। दूसरा विकल्प मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़। तीसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया, बल्कि जो है इसमें जूनागढ़ जो है वह पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था, जबकि उसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जो है अपने स्वायत्तता बनाए रखना चाहते थे। एक न भारत में मिलना चाहते थे, न पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। यह 3 जो है ऐसे रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय गृह मंत्री थे,
सरदार पटेल, उनके एक सचिव थे केपी मेनन, उनके सहयोग से सरदार पटेल ने इन प्रकारेण इन तीनों रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। केपी में बीपी मेनन है बेटा, बीपी मेनन, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर हम लोगों को मालूम है कि भारत के उत्तर में अवस्थित है और इस रियासत की जो सीमा है वह भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती थी, और यहाँ के शासक थे हरि सिंह, ठीक है। यह न भारत में मिलना चाहते थे न पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, बल्कि अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते थे। कश्मीर में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि यहाँ का शासक तो हिंदू था, लेकिन 75% जनता मुस्लिम थी। कश्मीर और हैदराबाद रियासत में एक समानता है, कश्मीर का शासक हिंदू था, जनता मुस्लिम थी, और हैदराबाद का शासक मुस्लिम था और जनता हिंदू थी। एक काफ़ी मतलब विडंबना थी, ठीक है। तो हरि सिंह जो है अपनी स्वायत्तता बनाना चाहता था, स्वतंत्र रियासत चाहता था और विलय से बचना चाहता था। तो उसमें एक नेता था शेख अब्दुल्ला जो है कश्मीर का विलय भारत में चाहते थे। नेशनल कांग्रेस के नेता थे वो, नेशनल कांग्रेस के नेता शेख अब्दुल्ला जो है कश्मीर का विलय भारत में चाहते थे। इसी बीच में जो है, इन्हीं घटनाक्रम के बीच में 22 अक्टूबर 1947 को जो है पाकिस्तानी सेना उनके अधिकारियों के सहयोग से पाकिस्तानी कबायली लोगों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया या कश्मीर पे घुसपैठ कर दी। इससे राजा हरि सिंह घबरा गया और उसने सोचा कि पाकिस्तान से अच्छा है कि हम अपने राज्य का विलय भारत में ही कर दें। तब उन्होंने सरदार पटेल से संपर्क किया और 24 अक्टूबर को जो है महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, भारत में विलय के लिए जो है अपना हस्ताक्षर कर दिया, ठीक ना। तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। दूसरी रियासत है हैदराबाद रियासत जो है दक्षिण भारत की रियासत थी और सबसे बड़ी रियासत थी, तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। और वहाँ का जो शासक था निज़ाम था उसने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ एक समझौता किया था, जिसमें उसने कहा था कि यथास्थित होगा, जिस प्रकार से हम हैं उसी प्रकार से रहेंगे। तो यथास्थित जिस प्रकार स्थिति चल रही है उसी प्रकार का समझौता हुआ था कि जैसा जो है वही हिसाब से चलता रहेगा। तो यथास्थित समझौता हुआ था। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ का शासक तो मुस्लिम था लेकिन जनता हिंदू थी, और यहाँ की जनता जो है यह चाह रही थी कि हैदराबाद रियासत का विलय भारत संघ में हो जाए। और तो जनता ने क्या किया, निज़ाम के विरुद्ध जो है जन आंदोलन छेड़ दिया और निज़ाम जो है घबरा कर पाकिस्तान भाग गया। निज़ाम क्या हुआ, घबरा कर वह पाकिस्तान भाग गया। वहाँ पे एक उग्रवादी संगठन था, उसका नाम था उसका नाम था इतिहाद उल मुस्मानी कर लीजिए, मुस्मानी, ठीक है। इतिहाद उल मुस्मानी नामक जो है एक मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन था। उसने जनता को जो है परेशान करना प्रारंभ कर दिया, वहाँ पे मारकाट करना प्रारंभ कर दिया। तो
यह स्थिति जब भारतीय संघ को प्राप्त हुई, केंद्र सरकार को, उसमें तत्कालीन सरकार को, नेहरू सरकार को प्राप्त हुई, तब 13 सितंबर को 13 सितंबर 1948 को 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना जो है हैदराबाद में प्रवेश कर गई और 3 दिनों के बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय करना स्वीकार कर लिया। एक प्रश्न आता है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद के विलय से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी रियासत थी जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत या बेसिकली गुजरात के सौराष्ट्र तट पे एक छोटी सी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी थी। लेकिन भी मैंने आपको बताया कि जो है जो पाकिस्तान है, ठीक है, वह इस पे जो है अपना अधिकार मानता था। पाकिस्तान अपना अधिकार मानता था। तो जूनागढ़ में जो है जूनागढ़ के जो नवाब थे, ठीक है, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को अपने राज्य का जो विलय पाकिस्तान में कर लिया। अपने राज्य का विलय पाकिस्तान में कर लिया। ठीक है। और तब क्या हुआ, वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। जब यहाँ के शासक ने, जूनागढ़ के शासक ने जो है पाकिस्तान में विलय कर लिया 15 अगस्त 1947 को, तो जनता ने विद्रोह कर दिया। और आपने नाम सुना होगा शाहनवाज भुट्टो का। शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुना होगा आपने, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ठीक है। उन्हीं के पिता थे और उन्होंने भारत सरकार से इसमें जो हस्तक्षेप करने की मांग की और भारतीय सेना ने जो वहाँ पे पहुंचकर विद्रोह को दबाया और वहाँ पे, ठीक है, जनमत संग्रह के माध्यम से जो है उसका विलय भारत संघ में किया गया। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपसे साझा किया। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में दें। यहाँ पे मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो है असिस्टेंट उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उससे संबंधित जो है सामान्य अध्ययन की ये 5वीं वीडियो है और 4 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और इससे निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो आप धैर्य बनाते हुए, ठीक है, उसे देखें, अवश्य देखें। हमारा तीसरा प्रश्न है, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विकल्प लॉर्ड डलहौजी, दूसरा विकल्प लॉर्ड कैनिंग, तीसरा विकल्प लॉर्ड कर्जन, चौथा विकल्प लॉर्ड नॉर्थब्रुक। यहाँ पे छूट गया। ठीक है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। लॉर्ड डलहौजी का नाम, जो वास्तविक नाम था, जेम्स एंड्रयू रैमजे था। क्या था? जेम्स एंड्रयू रैमजे लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। और लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर जनरल पद को सुशोभित किया और अपनी नीतियों के लिए काफ़ी बदनाम था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय की जो नीति थी उसके लिए इसकी जो है काफ़ी खिंचाई हुई भारत में। ठीक है। इसके विषय में हम लोग आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विकल्प भी है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के विषय में भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था इसके पहले वाली वीडियो में। 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक, 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक जो है इसने गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों पदों को सुशोभित किया था। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था।
1858 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल का पदनाम था उसे बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय जो है लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल उस समय था, बाद में जो है वायसराय का पद किया गया है। इसके बाद जो है विकल्प सी है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का समय 1899 से 1905 भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय माना जाता है और बंग के लिए जो है प्रसिद्ध है। बंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके और नीतियां मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बताई हैं। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है 1872 से 1876 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। पहला है 11वीं अनुसूची पंचायती राज। 11वीं अनुसूची पंचायती राज यह सुमेलित है। हमारी जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक है, हमारी जो विकल्प बी है 12वीं अनुसूची दल बदल कानून, यह गलत है। 12वीं अनुसूची में दल बदल कानून का विवरण नहीं मिलता है, बल्कि 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका या नगर पंचायत से संबंधित विवरण मिलता है। दल बदल कानून से संबंधित नियम जो है 10वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। अभी हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। विकल्प सी है तो हमारा कथन भी गलत है। विकल्प सी है नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, यह सही है। और विकल्प डी है 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, यह भी सही है। हमारी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब आपको हम 11वीं अनुसूची के विषय में बताएंगे कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं और जो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो है भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित 9वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जो अनुसूचियों की सूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, और हमारी जो 11वीं अनुसूची है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ था, इसे जोड़ा गया है। उसके साथ ही भाग 9 जोड़ा गया है। भाग 9 को भी जोड़ा गया है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इस अनुसूची में 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। भारत में 23 अप्रैल 1994, कहीं कहीं पे 24 अप्रैल है, आप 24 अप्रैल ही मान के चलिए। 24 अप्रैल 1994 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ठीक है, दल बदल कानून जो है आपका भी मैंने आपको बताया है कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि जो सांसद या विधायक जो होते थे बार बार जो है वह एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, तो ऐसा न हो, उनके निरर्हता के लिए, उनकी सदस्यता की निरर्हता के लिए जो है यह संविधान संशोधन किया गया था और उसके लिए 10वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई। उसके लिए 10वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई और संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन किया गया। दोनों ही सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, और आपके जो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में जो है नगर पंचायत से संबंधित विवरण प्राप्त होता है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला
प्रश्न है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से कौन सी समिति आयोग संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है JKV राव समिति। JKV राव समिति यह पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है और 1985 में है। मिलान करने के लिए भी आता है, ठीक है, कि क्रमानुसार लगाइए। तो JKV राव समिति 1985 में गठित हुई थी और प्रतिनिधित्व के तरीकों में, पंचायती राज व्यवस्था में प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार के लिए उन्होंने सिफारिश किया था। विकल्प भी है LM सिंधवी समिति, यह भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। स्थानीय स्वशासन पद्धति का इन्होंने जो है सिफारिश किया था। विकल्प सी है PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति का गठन 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। और विकल्प डी है मंडल आयोग। तो हमारा ये जो है तीनों समितियां जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, ठीक है। और मंडल आयोग जो है इसका गठन 1979 में हुआ था। 80 में रिपोर्ट सौंपा था। मंडल आयोग इसके BP मंडल इसके जो है अध्यक्ष थे और पिछड़े सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित इनका काम था। इन्होंने अनुशंसा की थी कि सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को प्रदान किया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? पहला विकल्प है उपराष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है लोकसभा, चौथा विकल्प है राज्यसभा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, उपराष्ट्रपति जो है संसद का अनन्य भाग नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 79 है, वह कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति एवं 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा एवं लोकसभा होंगे। तो अनुच्छेद 79 में हमारी संसद के जो संसद है उसके संबंध में विवरण प्राप्त होता है। तो इसमें विकल्प ए उपराष्ट्रपति सही उत्तर नहीं है। हमारा जो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 80 है और लोकसभा के लिए 81 है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेकर मान के चलिए कि आप 65 तक जो है, बाद में और कुछ अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किस क्रांति से है? पहला विकल्प है श्वेत क्रांति, दूसरा विकल्प है नीली क्रांति, तीसरा विकल्प है गुलाबी क्रांति, चौथा विकल्प है हरित क्रांति। तो हमारा सही आंसर है श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति जो है किसके लिए है? दुग्ध उत्पादन के लिए है। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है भारत में? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वर्गीज कुरियन। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी हैं, ठीक है। और श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 13 जनवरी 1970 को जो है श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। विकल्प बी है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति का अगर जनक पूछ लिया जाए तो हीरालाल चौधरी एवं अरुण कृष्णन जो है नीली क्रांति के जनक थे। हमारा विकल्प सी है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है मांस एवं पोल्ट्री उद्योग से संबंधित है, मांस एवं पोल्ट्री उद्योग से संबंधित है। विकल्प डी है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से संबंधित है, मुख्य रूप से गेहूं से संबंधित है। गेहूं की फसल के लिए जो है हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आया था। अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो नॉर्मन बोरलाग
इसके जो है जनक थे हरित क्रांति के। और भारत में जो है इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में इसके जनक थे। ठीक है, 1966 में जो है हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था और इसमें गेहूं के उत्पादन में जो है अभूतपूर्व वृद्धि हुई, वह चाहे अमेरिका हो चाहे वह भारत हो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? पहला विकल्प है बजट प्रस्ताव 4 स्तंभों पर आधारित है, दूसरा विकल्प है आस्थ मुद्रीकरण, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, चौथा विकल्प है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, बजट प्रस्ताव जो है 4 स्तंभों पर आधारित है। यह कथन सही नहीं है। मैं आपको यहाँ पे यह बताना चाहूँगा कि मैंने जो है अपने केंद्रीय बजट से संबंधित एक वीडियो चैनल पे अपलोड की है। आप जो है उसे केंद्रीय बजट के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है वो। तो ये जो है इसमें संघीय बजट 2021 में कह रहे हैं 4 स्तंभों पर नहीं आधारित थी बल्कि 6 स्तंभों पर आधारित थी, बल्कि 6 स्तंभों पर आधारित थी। ठीक है, और तो सब है, आस्थ मुद्रीकरण, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, हाइड्रोजन मिशन है, सब है, लेकिन जो है 4 स्तंभों पर आधारित नहीं है बल्कि 6 स्तंभों पर आधारित है। तो जो उसमें पहला स्तंभ है, ठीक है, पहला स्तंभ है आस्थ अरे एक सेकंड स्वास्थ्य और कल्याण है, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना है, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास है, चौथा है मानव पूंजी के नवजीवन का संचार करना है, पांचवा है नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, और छठा है न्यूनतम सरकार का अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार का अधिकतम शासन। ये जो है उसके 6 स्तंभ हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाने वाले वायुसेना के 4 अधिकारियों ने किस देश में प्रशिक्षण प्राप्त किया? पहला विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा विकल्प है रूस, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, रूस। भारत में गगनयान मिशन में, जो कि 2022 में प्लान है इसकी 2022 में भेजने की, तो गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाने वाले, और इसमें वायुसेना के 4 अधिकारियों को भेजा जा रहा है, वायुसेना के 4 अधिकारियों को भेजा जा रहा है। उसमें से एक ग्रुप कैप्टन है और 3 विंग कमांडर हैं, एक ग्रुप कैप्टन है और 3 विंग कमांडर। अभी उनके नाम ओपन नहीं किए गए हैं। तो इनको जो है रूस प्रशिक्षित कर रहा है, इनको रूस प्रशिक्षित कर रहा है। और वहाँ पे जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है गैगरीन कॉस्मोनॉट प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उनका सही विकल्प चुनिए। तो हमारा पहला कथन है मोरमुगाओ बंदरगाह, जो कि गोवा में है। ठीक है, ये तो प्रश्न पीसीएस में कई बार यह प्रश्न आ चुका है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पे अवस्थित है? तो कहाँ पे है? आया आपका जो गोवा में है। तो मोरमुगाओ बंदरगाह से 5 जनवरी 2021 को दक्षिणी ध्रुव के लिए भारत का 40वां भारतीय वैज्ञानिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका रवाना हुआ। यह कथन सही है, यह कथन सही है। अभी हाल ही में मोरमुगाओ बंदरगाह से जो है 40वां भारतीय वैज्ञानिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका रवाना हुआ। ठीक है, और हमारा दूसरा कथन है, भारत ने अंटार्कटिका पर भारतीय एवं मैत्री नामक होना चाहिए था यहाँ पे, नामक 2 अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए हैं। तो यह कथन भी सही है, यह कथन भी सही है। जो भारत का पहला अभियान हुआ था अंटार्कटिका अभियान 1981 में हुआ था, 1981 में हुआ था।
और ये भी प्रश्न आता है कि पहले अभियान का नेतृत्व किसने किया था। पहले अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो डॉक्टर एस जेड कासिम, एस जेड कासिम ने जो है पहले अभियान का नेतृत्व किया था। तो हमारा सही आंसर होगा कथन ए। चारों विकल्प में एक बार पढ़ देता हूँ आंसर का। केवल कथन ए, केवल कथन बी, विकल्प सी है कथन ए एवं बी दोनों, कथन डी है न कथन ए न कथन बी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, कथन ए एवं बी इसका जो है दोनों सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला विकल्प है एंडीज, दूसरा विकल्प है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तीसरा विकल्प है हिमालय, चौथा विकल्प है रॉकी। तो हमारा जो है एक बार देख लेते हैं कि अवरोही क्रम में पूछा गया, मतलब ज़्यादा से कम। तो एंडीज पर्वतमाला जो है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, यह दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है और इसकी कुल लंबाई जो है 6437 किलोमीटर है, 6437 किलोमीटर है। ठीक है। और आपका जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यह ऑस्ट्रेलिया की है, यह ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और इसकी लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। इसके बाद विकल्प सी है हिमालय। तो हिमालय जो है भारत नेपाल में अवस्थित है और 2550 किलोमीटर, 2550 किलोमीटर इसकी रेंज है। और विकल्प डी है रॉकी। तो रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है और इसकी लंबाई जो है 5100 किलोमीटर है। तो चूंकि अवरोही क्रम में पूछा गया है तो सबसे पहले आएगा विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए। इसके बाद जो है आपका आएगा विकल्प डी, ए डी। ठीक है। और इसके बाद जो है आपका आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ए डी बी, और फिर आएगा हिमालय सी। तो ए डी बी सी। लेकिन आंसर जो है आपका दिया हुआ है इसमें अंकों में दिया हुआ, पहला है 1 3 4 2, दूसरा विकल्प है 4 1 2 3, तीसरा विकल्प है 1 4 2 3, चौथा विकल्प है 4 3 1 2 4। तो हमारा सही आंसर आएगा, मुझे लगता है 1 4 2 3। हाँ, 1 4 2 3, विकल्प सी आपका सही आंसर है, विकल्प सी आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया को उजाला देने वाले सूर्य पर भी अंधेरा होता है। इस अंधेरे को सौर कलंक या सौर धब्बा भी कहते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सौर कलंक सूर्य के प्रकाश मंडल की अस्थायी घटनाएं हैं। ठीक, तो यह कथन जो है सही है। सौर कलंक जो होता है सूर्य के प्रकाश मंडल में की जो है यह अस्थायी घटनाएं होती हैं, यह घटना जो है स्थायी नहीं होता है। ठीक है। हमारा दूसरा कथन है, जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखता है, इसे सौर कलंक कहते हैं। यह कथन सही नहीं है, यह कम नहीं होता है बल्कि जो है ज़्यादा हो जाता है। और विकल्प सी है, कथन सी है, सौर सक्रियता दिखाने वाले कलंक औसतन हर 21 वर्ष बाद अपने चरम पे होते हैं। यह कथन भी गलत है क्योंकि जो है कि यह 11 वर्ष है, 21 वर्ष न होकर यह 11 वर्ष है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए, केवल ए, विकल्प ए, केवल ए, कथन ए ही हमारा सही आंसर है। जो हमारा
सौर कलंक होता है वह सूर्य की सतह पर उभरने वाले गहरे रंग के धब्बे होते हैं। जब सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में हलचल मचती है और वह सतह पर आ जाती है तो सौर कलंक के रूप में दिखाई देती है। और ये सौर कलंक जो है बनते बिगड़ते रहते हैं, इनका मतलब कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है और कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने तक रह सकते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं और गहरे रंग के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनका तापक्रम आसपास के तापक्रम से कम होता है। त्रुटि हो गई है। हमारा कथन ए और बी दोनों सही है, कथन ए एवं बी दोनों सही है। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं कथन ए एवं बी दोनों। तो ए एवं बी दोनों हमारा विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था कि जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तब धब्बे के रूप में दिखता है, इसी को सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, और यह सही है कि क्योंकि इनका जब तापक्रम आसपास के तापक्रम से कम होता है तब यह गहरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और 11 वर्ष बाद दिखते हैं, 21 वर्ष बाद नहीं होते। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प नृपेंद्र मिश्रा, दूसरा विकल्प अरुण कुमार मिश्रा, तीसरा विकल्प रंजन गोगोई, चौथा विकल्प दीपक मिश्रा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अरुण कुमार मिश्रा। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुझे लगता है 2 जून को जो है इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। विकल्प ए है नृपेंद्र मिश्रा। अभी नृपेंद्र मिश्रा के विषय में मैंने आप लोगों को बताया है कि इन्हें जापान का कोई सर्वोच्च विदेशी सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि वह सर्वोच्च विदेशी सम्मान कौन सा है जो जापान ने नृपेंद्र मिश्रा को प्रदान किया है। साथ ही साथ नृपेंद्र मिश्रा किस समिति के अध्यक्ष हैं? मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार करूंगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? पहला विकल्प है अरुण कुमार मिश्रा, दूसरा विकल्प है प्रोफेसर CN राव, तीसरा विकल्प है हर्षवर्धन, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, प्रोफेसर CNR राव। प्रोफेसर CNR राव को जो है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन्हें भारत रत्न का भी पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न का भी पुरस्कार दिया गया था। और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड होता है वह अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण के अनुसंधान के लिए दिया जाता है, एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए दिया जाता है। इसलिए जो है इसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। एनी अवार्ड्स को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमारा यह प्रश्न जो यह पुरस्कार जो है आगे मुझे लगता है अक्टूबर या नवंबर में रोम में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? पहला विकल्प है साइबर स्पेस, दूसरा विकल्प है अपलोड, तीसरा विकल्प है मोडेम, तीसरा विकल्प है प्रकाशीय भंडारण, चौथा विकल्प है मोडेम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, प्रकाशीय भंडारण जो है ICT की कोई शब्दावली नहीं, साइबर स्पेस है, अपलोड है और मोडेम है। हमारा अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है? पहला विकल्प है बिल गेट्स, दूसरा विकल्प है पॉल एलन, तीसरा विकल्प है ऑल टॉमलिंसन, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, ऑल टॉमलिंसन को जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल का जन्मदाता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है? पहला विकल्प है ENIAC, दूसरा विकल्प है यूनिवैक, तीसरा विकल्प है मार्क 1, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए,
विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को माना जाता है। वैसे ये तीनों जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ही प्रयोग होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग, चाहे वह ENIAC हो, चाहे वह यूनिवैक हो, चाहे वह मार्क 1 हो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। पहला विकल्प है मेमोरी, दूसरा विकल्प है हार्ड डिस्क, तीसरा विकल्प है CPU, चौथा विकल्प है मॉनिटर। तो हमारा सही आंसर विकल्प सी, CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है, उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम का अर्थ है। पहला विकल्प रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, दूसरा विकल्प रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा विकल्प रीड एंड मेमोराइज, चौथा विकल्प है रिकॉल ऑल मेमोरी। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। पहला विकल्प 1972, दूसरा विकल्प 1985, तीसरा विकल्प 1986, चौथा विकल्प 2010। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था, राजीव गांधी के समय में, प्रधानमंत्रित्व काल में। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। पहला विकल्प है अर्नेस्ट हेकल, दूसरा विकल्प है जोसेफ फॉरमन, तीसरा विकल्प है ब्रंट लैंड, चौथा विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, जोसेफ फॉरमन ने जो है 1985 में सबसे पहले ओजोन स्तर के क्षरण का पता लगाया था। दक्षिणी सबसे ज़्यादा ओजोन स्तर का क्षरण कहाँ पे होता है? दक्षिणी ध्रुव पर हो रहा है, ठीक है। उसके लिए सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, रामसर संधि संबंधित है। रामसर संधि संबंधित है। पहला विकल्प है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से, दूसरा विकल्प है आर्द्र भूमि संरक्षण से, तीसरा विकल्प है ओजोन परत के संरक्षण से, चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, आर्द्र भूमि संरक्षण से। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर संधि। रामसर संधि जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान में, जो आपका रामसर है वो कहाँ पे है? वह ईरान में है, तो ईरान के रामसर में हुआ था। इसी नाते जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और जो रामसर संधि है हुआ तो इस पे जो है हस्ताक्षर तो लोगों ने 2 फरवरी 1971 को किया था संबंधित देशों ने, लेकिन यह जो लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 से। कब लागू हुआ? 21 दिसंबर 1975 से यह लागू हुआ, ठीक है। और आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा कि भारत में वर्तमान में रामसर स्थल अगर पूछा जाए तो रामसर स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? 42 हो गई है। 42 रामसर स्थल जो है भारत में है। कभी समय मिलेगा तो 42 रामस्थल के जो नाम हैं उनकी लोकेशन सहित जो है एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आपको मालूम होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित जो समझौता हुआ था उसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, और ओजोन परत के संरक्षण से जो समझौता हुआ था उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। पहला विकल्प है नागपुर, दूसरा विकल्प देहरादून, तीसरा विकल्प भरतपुर, चौथा विकल्प कोलकाता। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? नागपुर में अवस्थित है। मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो जाने के कारण मैं सभी विकल्प जो है नहीं पढ़ रहा हूँ। वैसे मेरा तो यही प्रयास रहता है कि चारों विकल्पों के ऊपर डिस्कस किया जाए, लेकिन अगर हम चारों विकल्पों के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आप लोगों में से कुछ लोगों का सुझाव भी है कि आप जो है चारों विकल्पों पर डिस्कस मत करिए, बल्कि सही आंसर पर ही
डिस्कस करिए। तो हमारा सही आंसर है नागपुर। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अम्ल वर्षा की घटना को, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। तो ये पूछ रहे हैं प्रश्न, अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? पहला विकल्प है वालेस ब्रोइकर, दूसरा विकल्प है रॉबर्ट यंग्स स्मिथ, तीसरा विकल्प है जोसेफ फोरमन, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, रॉबर्ट यंग्स स्मिथ को जो है अम्ल वर्षा की घटना को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक शोध की शुरुआत होती है? पहला विकल्प किसी समस्या से, ठीक, दूसरा किसी प्राकल्पना से, तीसरा चरों से और चौथा है संबंधित साहित्य की खोज से। तो कोई भी शोध होती है, जब समस्या होगी तभी शोध होगी, अगर समस्या नहीं है तो शोध का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो मनोवैज्ञानिक शोध में सबसे पहले जो है समस्या होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? किसी समस्या से होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई शोधकर्ता किसी घटना का अध्ययन करता है तथा पश्चदर्शन करते हुए इनके कारणों की खोज करता है, तो वह एक ऐसा शोध कर रहा होता है जिसे कहा जाता है, देखिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, जब किसी घटना का अध्ययन करता है, घटना मतलब जो बीत चुकी है, घटना का मतलब जो बीत चुका हुआ, और पश्चदर्शन सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ पीछे का अध्ययन करते हुए इनके कारणों की जब खोज करता है, किसकी खोज करता है? प्रभाव और कारण यहाँ पे हो जाएगा, प्रभाव और कारण, ठीक है। तो वह एक ऐसा शोध कर रहा होता है जिसे कहा जाता है, पहला विकल्प है प्रयोगशाला शोध, दूसरा विकल्प है क्षेत्र शोध, तीसरा विकल्प है सर्वे शोध और चौथा विकल्प है एक्स पोस्ट फैक्टो शोध। तो हमारा सही आंसर है एक्स पोस्ट फैक्टो शोध। एक्स पोस्ट फैक्टो शोध जो है यह एक प्रकार प्रयोगात्मक शोध है, प्रयोगात्मक शोध है, और यह ऐसा शोध होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है, तो किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। घटना घट चुकने के पश्चात शोधकर्ता शोध को प्रारंभ करता है, इसलिए इसे एक्स पोस्ट फैक्टो के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथरॉन प्रभाव क्या है? पहला विकल्प है एक ऐसा प्रभाव है जिसमें बहिरंग चरों पर नियंत्रण कायम करने में सुविधा होती है, यह सही नहीं है। दूसरा है एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रयोज्यों का निष्पादन इस चेतना से प्रभावित हो जाता है कि वह किसी प्रयोग में प्रयोज्य के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, यह जो है कथन सही है, क्योंकि जो हाथरॉन प्रभाव होता है इसमें यही होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसे एक जानकारी हो जाती है कि हमारा यहाँ पे हमें इसीलिए लाया गया है कि हमारे ऊपर प्रयोग किया जाए, हमें केवल सब्जेक्ट के रूप में ही यहाँ पे लाया गया है। तो क्या करते हैं फिर, सही रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, अचीवमेंट प्रभावित हो जाता है, तो इसी को हाथरॉन प्रभाव कहते हैं। तो क्या है, एक ऐसी अवस्था जिसमें प्रयोज्यों का निष्पादन इस चेतना से प्रभावित हो जाता है कि वह किसी प्रयोग में प्रयोज्य के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। विकल्प बी सही है। और विकल्प सी है एक ऐसा प्रभाव जहां प्रयोग को यह प्रयोज्य होना चाहिए था, देखिए यहाँ पे प्रयोज्य, जहां प्रयोज्य को यह पता नहीं होता है कि वह किस तरह के प्रयोग में कार्य कर रहे हैं, नहीं, यह गलत है, ठीक है। और विकल्प डी है एक ऐसा प्रभाव जो प्रयोगकर्ता अचेतन रूप से प्रयोग के परिणाम पर डालकर उसे प्रभावित कर देता है, यह भी गलत है। तो केवल हमारा कथन बी सही आंसर है कि हाथरॉन प्रभाव क्या होता है, हाथरॉन प्रभाव में होता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे जानकारी हो जाती है कि हम केवल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो है वह सही रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिसके कारण हमारा शोध प्रभावित हो जाता है, उसी को हाथरॉन प्रभाव कहा जाता है। हमारा 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शैक्षिक शोध का प्रकार है? पहला विकल्प ऐतिहासिक शोध, दूसरा विकल्प विवरणात्मक शोध, तीसरा विकल्प प्रयोगात्मक शोध, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी।
जो हमारा शैक्षिक शोध होता है उसमें ऐतिहासिक भी होता है, विवरणात्मक भी होता है और प्रयोगात्मक भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकल्पना के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? पहला है सिद्धांतों की जांच करना। हाइपोथेसिस जो होती, जो प्राकल्पना होती है, उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सिद्धांतों की जांच करना, ये तो होता ही होता है। नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ये भी होता है। विकल्प सी या किसी घटना का वर्णन करना, ये भी होता है। तो चारों हमारा सही है। विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही, तीनों जो है नियम सही हैं। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? पहला विकल्प अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा विकल्प रफ़ी अहमद किदवई, तीसरा विकल्प एम.ए. अंसारी, चौथा विकल्प बदरुद्दीन तैयब जी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887, मैंने इसके पहले की वीडियो में आपसे इस पर शायद डिस्कस किया है। 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह तत्कालीन मद्रास में हुआ था और उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ठीक है, तो यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जितने प्रश्न मैंने इसमें रखे हैं इस टेस्ट सीरीज में, सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।